आज सोमवार है 16 मार्च। शाम के 6 बजने को हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं उसका हृदयदान नहीं कर सकती। मैं कैसे उसे बिना दिल के दफन कर दूं? वी कैन नॉट मेक हिम हार्टलेस। ये उस माँ की भावनाएं हैं जिसने अपने बच्चे की जीवन रेखा को फैलते और सिमटते हुए देखा है। हम शायद उस गहराई का या उस संवेदनाओं का एहसास नहीं कर सकते, उनका पता नहीं लगा सकते, लेकिन एक लेखक है जिसने उस गहराई में उतरकर उन संवेदनाओं को छूने का प्रयास किया है। एक विचार कैसे इतना विस्तृत रूप ले लेता है, कैसे हम अपनी और दूसरों की भावनाओं में भेद करना भूल जाते हैं। जो एक पतली सी रेखा होती है ना, वो कभी दिखाई नहीं देती। उसमें कब हम एक पल से दूसरे पल में छलांग लगा जाते हैं या कब हम एक ही सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे का छोर ढूंढने लगते हैं, हमें पता नहीं होता। उसी तरह का हम दूसरे की जीवन से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बस उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। ये विचार मेरे मानस पटल पर तब उभरे जब मैंने मानव कौल के लिखे उपन्यास तितली को पढ़कर ख़त्म किया। हाँ, तितली ही इसका नाम रखा उन्होंने। क्यों पता नहीं, शायद तितली एक स्वच्छंद प्राणी है जो हर एक समत घूमना उड़ना पसंद करती है, पता नहीं। आज तारीख है 21 नवंबर 1989। दिन अगर समय की बात करें तो 2:32 का समय हुआ है, वो भी दोपहर का, और वो अभी अपनी माँ के अंतःस्थल से बाहर झांका था। समय बेशक बदल गया हो, तारीख भी बदली हो, लेकिन जगह वही थी। हाँ, लेकिन आज उसके छिप जाने का वक्त था। ये ऐसी घटना है, शायद इसी ने मानव कौल को अंदर से द्रवित कर दिया। थोड़ा भारी हो गया हो तो चलिए हल्का करते हैं, कहानी की रूपरेखा की बात करते हैं। कहानी शुरू होती है मानव के दुर्दिनों में। एक लेखक है जो कहीं ना कहीं वो दुर्दिनों से जूझ रहा है, जो साजा एक बुरे सपने के समान है, को हम सभी ने जिया है, जिन्हें हम कोविड का दौर कहते हैं। उसी दौर में उस लेखक के हाथ एक पुस्तक लगती है जो कहीं ना कहीं उसे मृत्यु के दौर को समझने में उसकी मदद करती है। वो पुस्तक है डेनिस लिख का नाया मैरी एडिथ की, जिन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के उपरांत अपने मन में उभर रही उसके प्रति भावनाओं को जीवंत रखने के लिए एक उपन्यास लिखा। सारी की सारी भावनाएं उन्होंने उसी उपन्यास में दर्ज कर दी। इसने मानव को इतना प्रभावित किया, अंदर से इतना द्रवीभूत कर दिया, कहीं ना कहीं ये पुस्तक मानव के दुर्दिनों में उनके लिए एक सहारा बन गई। एक ऐसा सिरा जिसे पकड़कर वो कहीं ना कहीं उस महिला की उपन्यास का एक किरदार बनना चाहते थे। आगे सिलसिला बढ़ा, उन्होंने सपना देखा। वो सपना जो देखा उसने उस महिला का देखा जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो पता नहीं कैसे उनके कल्पना के सागर में आकर गोते लगाने लगी, इस बात का जवाब उनके पास भी नहीं था। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ उससे मिलने की महत्वाकांक्षा का। वो चाहते थे उससे मिलें, उसकी जीवन का एक किरदार बने, उसके जीवन को जी कर देखें कि आखिर वो कैसी भावनाएं थीं जो उस महिला ने जी। मानो निकल पड़ते हैं उस सफ़र पर। सफ़र में कई मुकाम आते हैं। खुशनुमा अगर मुकाम की बात करें तो एक शायर जैसा भी मुकाम आता है, जो एक लड़की का नाम है, जो मानव को उसी सफ़र के बीच में मिलती है, हसीन घाटियों वादियों के बीच, जिसका कहीं ना कहीं चुप्पी भी उसे इतनी खूबसूरत लगती है कि वादियों की छटा वो और मधुर बना देती है। आगे मानो निकलते हैं अपने सफ़र पर नाया मैरी एडिथ से मिलने के लिए, और इस पर नाया मैरी एडिथ ने खुद अपने विचार रखे हैं। एक अजनबी मेरे शहर आया, मुझसे मिलने आया, वह मेरी गलियों में टहलना चाहता था, वह मेरी कहानी मुझसे सुनना चाहता था। एक किताब जो हमेशा उसके साथ रहती थी, एक किताब जो 7 समुंदर पार तितली के पंखों पर सवार होकर उस तक पहुंच गई थी। एक किताब जिसे मैंने लिखा था, उसे पढ़कर वह 7 समुंदर पार मुझसे मिलने आया। मैंने उसे अपना मुकद्दर दिखाया और उसने मुझे अपना। हमने कहा सारा कुछ शब्दों में ही है, शब्दों के विन्यास में ही हम मिले थे। सब कुछ हमारे कहे में रहा, सब जगहें हमारे गए में शामिल रहीं। घर जैसी कहानियाँ, इन्हीं कहानियों की दुनिया में हम रहना चाहते हैं। हम कहाँ से आए थे और कैसे रहते थे, कहानियाँ इन बातों से परे थी। और फिर हम साथ चले, धूप बरसात में, अंधेरे और रोशनी में। हम साथ चख रहे थे सारे दुखों को, सारी हंसी को। और हम ये जान ना पाए कि कब हम एक दूसरे के साथ कृतज्ञता से भर गए। जब वो चला गया तब वो अजनबी नहीं रह गया था, वो एक सुंदर दोस्त बन गया था। हम एक कहानी हो गए थे,
इंसानी रिश्तों की चमत्कारी कहानी, नाया मैरी एडिथ। ये कविता से आपको एहसास हो गया होगा कि मानव के प्रति नाया के क्या विचार थे। उन्होंने मानव के साथ हुई मुलाकात को किस तरह इस कविता में एक एक हर्फ दर हर्फ पिरोया है। इसी वाक़ियों को अगर आगे बढ़ाएं, इसी सफ़र को अगर आगे एक और कदम बढ़ाया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी मानव के साथ बांटे थे। उन्होंने कहा, मानव की कुछ चीज़ें देखोगे, मानव के बाल को देखना चाहोगे, और यह कहकर वो अचानक से अपने बेडरूम की ओर चली गई। वहाँ से वो एक हाथों में एक लिफाफा लेकर लौटी। लिफाफा जब मैंने देखा तो उसमें बाल थे। उन्होंने कहा, सूंघो, ये कार्ल के बाल हैं। ना जाने क्यों इसमें उसी की अभी तक महक आती है। जब आप अपने व्यक्तिगत अनुभव किसी और के साथ बांटते हैं, अपने एहसासात को किसी और के सामने खोल कर रख देते हैं, तो वहाँ अकेलापन का जो एहसास है वहीं दम तोड़ देता है। जब आपको ऐसे एहसास होते हैं तब आपको पता लगता है कि बेशक का किरदार किन्हीं अलग अलग देशों में बैठे क्यों ना हो, लेकिन वो एक कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। और नाया और मानव की ये मुलाकात, उनका लिखा ये उपन्यास हमें इसी का एक सबूत दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ेंगे और इसे पढ़िएगा। इसमें आपके अपने विचार उत्पन्न होंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइएगा। अगली पुस्तक की चर्चा में हम इसी तरह साथ जुड़े रहेंगे। ये सिलसिला कहानियों का हमेशा बरकरार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।